हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू द वेल्थ डिस्ट्रॉयर। आज हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक की। आज हम इसमें एक छोटी शॉर्ट एनालिसिस देखेंगे अबाउट कोटक बैंक। ओके, तो इसमें कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे लास्ट मंथ जिसकी वजह से आज हमें इस बैंक के बारे में बात करनी पड़ रही है। तो अगर हम देखें तो 25 अप्रैल 2024 को RBI हैज़ बैंड कोटक बैंक टू ऐड न्यू कस्टमर्स थ्रू ऑनलाइन चैनल्स। ओके, सो RBI बैंक ने कोटक बैंक पे एक रोक लगाई थी। उसके अकॉर्डिंग कोटक बैंक नए कस्टमर्स को ऑनलाइन चैनल के माध्यम से ऐड नहीं कर सकती थी। यहाँ पे पॉइंट करने वाली बात यह है कि थ्रू ऑनलाइन चैनल्स RBI बैंक ने ये बैन नहीं लगाया था कि कोटक बैंक अब कोई भी न्यू कस्टमर को ऐड नहीं कर सकती है। उसने क्लियरली बोला था, जैसे कि न्यूज़ में भी आया था, RBI बार्स कोटक महिंद्रा फ्रॉम कोटक बैंक फ्रॉम एडिंग कस्टमर्स डिजिटली। ओके, मीन्स थ्रू ऑनलाइन चैनल्स, यानी कि अगर हम बात करें तो ऑफलाइन ऐड कर सकती है। देर इज़ नो प्रॉब्लम इन एडिंग न्यू कस्टमर्स थ्रू ऑफलाइन मोड, बट देर इज़ अ प्रॉब्लम थ्रू ऑनलाइन मोड। वाई? बिकॉज RBI हैज़ फाउंड द नॉन कॉम्प्लेंट्स ऑफ बैंक्स IT सिस्टम्स। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि regulator said Kotak had failed to fix the IT systems after being asked to do so continuously over the past 2 years। तो ये बेसिकली सभी को, अब तक ये न्यूज़ सभी को पता चल चुकी होगी। इस पर बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, ठीक है, कि कोटक महिंद्रा बैंक को जो है RBI ने बैन लगाया है। और कुछ कस्टमर्स तो ये सोच रहे थे कि कम्प्लीटली बैन लगा दिया है, कि सारे ऑपरेशंस बंद हो रखे हैं। वो एक अफवाह फैला दी गई थी उस वक्त। इस वजह से क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, कोटक बैंक का शेयर गिर जाता है। उसी दिन कोटक बैंक का शेयर गिर जाता है अप टू 60, पहले दिन गिरता है 9 to 10%, और ये कम्प्लीटली जाता है 1550 के लेवल तक जाता है लगभग, और ये टोटल गिरता है 16.1% तक ये गिर जाता है। तो अगर हम इसका चार्ट देखें, अगर हम कोटक बैंक का चार्ट देखें, कोटक बैंक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 अप्रैल को शेयर गिरा है 1697 तक ही गया था। ओपन होता है 1665, कहाँ से बंद हुआ था शेयर हमारा 1844, यानी कि 24 अप्रैल को 1840 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा था, क्लोज़ होता है। और नेक्स्ट डे ये ओपन हमारा होता है 1664, जाता है हमारा 1641 पे ये क्लोजिंग दे देता है। और वहाँ से देखा गया कि 2-3 दिन तक ये जो है यहाँ पर इसने लेवल टेस्ट किया, रुकना चाहा लेकिन रुका नहीं, और नीचे ये फेल ऑफ हो जाता है, ठीक है। और ये जाता है हमारा 1543 लेवल तक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रैश हुआ, टोटल 16 पॉइंट सम परसेंटेज का क्रैश हुआ था। आज भी इसने ये जो है ट्रेड किया है, जब मैंने वीडियो बना रहा हूँ तो आज इसने क्लोजिंग दी है 1695 की क्लोजिंग दे दी। टोटल ये गिरा था 16.1% गिरा था, ठीक है। और अब तक आज के रेट के अकॉर्डिंग जो है ये 6.5% डाउन है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ बैंक के IT सिस्टम में प्रॉब्लम है, जो कि जैसे कि हम सब जानते हैं, जो हमारी बैंकिंग रेगुलेटरी बॉडी है इन इंडिया, वो है हमारी RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इनकी कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं। देयर आर सम कंडीशंस इशूड बाय द RBI, द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ बैंक्स इन इंडिया। उन कंडीशंस को हर एक बैंक को फॉलो करना होता है। अगर कोई बैंक उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा तो RBI उन पे ऑडिट कराता है, RBI उनको बैन कर देता है, ठीक है, सर्टेन ऑपरेशंस के लिए। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले HDFC बैंक में भी हुआ था। आप सबने देखा कि HDFC बैंक आज कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ये सिर्फ क्या है, ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका कोटक बैंक के फाइनेंशियल पर क्या कोई इफ़ेक्ट होगा? हाँ बिल्कुल होगा, इफ़ेक्ट बिल्कुल हो सकता है। क्या फंडामेंटल पर कोई इफ़ेक्ट होगा?
फंडामेंटल पर कोई इफेक्ट होगा? जी नहीं, फंडामेंटल पर इफेक्ट नहीं होगा। फंडामेंटल पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो सकता, फाइनेंशियल्स का इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इससे बैंक की क्वालिटी ख़राब नहीं हो रही है। सिर्फ कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो आरबीआई ने इशू की थी और उन कंडीशंस को बैंक ने फॉलो नहीं किया, तो आरबीआई ने उसको बैन कर दिया है। अब जब बैंक उनको इम्प्रूव कर लेगा, सारी कंडीशंस फॉलो करने लगेगा, तो क्या आरबीआई जो है अपने सारे जो भी बैन है वो उठा लेगा कोटक बैंक से, ठीक है। फिर आप एक बात और देखिए, कोटक बैंक इंडिया की 3rd लार्जेस्ट बैंक थी। क्रैश होने के बाद, ये छोटा सा जो क्रैश आया, करेक्शन आया, इसके बाद अब ये जो है इंडिया की अभी भी 4th लार्जेस्ट बैंक है। ये कोई छोटी मोटी बैंक नहीं है, इसको उठना ही है। इसको जो प्रोमोटर्स हैं, इसको जो इसको बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वो चुप थोड़ी बैठेंगे, वो अब जल्द से जल्द कोशिश करेंगे जो भी प्रॉब्लम्स आई उनको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। और जल्द से जल्द इम्प्रूव करने के बाद जो है ये बैंक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब बात करते हैं जब तक क्या करेगी बैंक ऑफलाइन मोड से, जैसे कि पहले भी होता था, ऑफलाइन मोड से न्यू कस्टमर्स को ऐड कर सकती है। न्यू कस्टमर्स को ऐड कर सकती है, वो उनका अकाउंट भी खुलवा सकती है, ओपन करा सकती है, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकती है। सिर्फ ऑनलाइन ही तो नहीं कर सकती है, ऑफलाइन तो कर सकती है। तो इतना बड़ा कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके, अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि 4 मई को 4 मई ऑफ 2024 को बैंक ने अपने Q4 रिजल्ट्स अनाउंस किए थे। पैट जम्प्स 18% ईयर ऑन ईयर टू ₹4133 करोड़, बीट्स एस्टीमेट। एकदम वेरी गुड, अच्छे रिजल्ट्स आए इसमें, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन द रिजल्ट्स। अगर हम बात करें तो 18.22% ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट हुआ है इन द स्टैंड लोन प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च 2024 टू ₹4133 करोड़। NIA की बात करें तो Q4 में 13% ईयर ऑन ईयर इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो रिजल्ट देखिए आप, NIA ड्यूरिंग द क्वार्टर रोज 5.28% वर्सेस 5.22% इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024, ओके। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ओके। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, देख सकते हैं 3,37,251 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आप देखिए इसका वैल्यूशन देखिए, 18.54 का वैल्यूशन है, ठीक है। HDFC बैंक में करेक्शन आया था जब इसका मर्जर हुआ था, HDFC बैंक का, HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज को HDFC बैंक का जब मर्जर हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा इसमें करेक्शन आया था ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ओके। HDFC बैंक थोड़ा करेक्शन आया था, नहीं तो उससे पहले का पी चेक करिए, ऊपर ही था। तो पी अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूशन भी ठीक ठाक है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ROCE देख लीजिए आप, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.75 है, बेटर देन द एक्सिस बैंक, ओके, बेटर देन द ICICI बैंक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बैंक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, 6,775 करोड़ रुपीज़ का इसने पोस्ट किया है, जो कि लास्ट ईयर था ये 5,614 करोड़ का। और इंक्रीमेंट कितना हुआ, सॉरी ये टैक्स है 23%, ये क्या था टैक्स का, ठीक है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 5,337 करोड़ का इसमें जो है इसने अपना जो है प्रॉफिट पोस्ट किया था, नेट प्रॉफिट। अगर हम बात करते हैं EPS देखिए 21.46% से बढ़ करके कितना हो गया, 26.85% हो गया है। ग्रॉस NP की बात करें 1.68% था लास्ट ईयर, अब रह गया 1.38%, यानी कि कमी आई है। इट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। अगर हम बात करते हैं नेट NPA की, तो ये भी देखिए ये स्टैंड स्टिल है, बट नॉट अ इशू, क्योंकि बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, एकदम हेल्दी है। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्रॉफिट की, अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, यहाँ पर बात हो रही है स्टैंड अलोन की, ठीक है। सो 23,863 करोड़ रुपीज़ का इसमें क्या हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं इसने प्रॉफिट पोस्ट किया है, 23,863 करोड़ का इसने प्रॉफिट पोस्ट किया है, ठीक है। टैक्स दिया है 25%। नेट प्रॉफिट्स का होता है 18,213 करोड़, ठीक है, जो कि लास्ट ईयर था 14,925 करोड़, ओके। सो EPS आप देखिए कितना बड़ा है, 75.13 से 91.62%। डिविडेंड पे आउट जो है 2% का है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 10 ईयर्स का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 17% रही है, ठीक है। TTM 33% चल रही है, और क्या लोगे भाई। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 22%, ओके। स्टॉक प्राइस CAGR
ओके 10 ईयर्स का रहा है 14%, अभी ये नीचे गिरा है, ठीक है, ये अभी नीचे गिरा है, इसकी मैं वजह बताऊंगा आपको। रिटर्न इन इक्विटी की बात करते हैं, लास्ट ईयर 16% था, 14% था, ठीक है, इसकी हम अभी बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि एक नया अपडेट आता है, ठीक है, अब क्या करा जाए, ठीक है। अब रिटेल इन्वेस्टर जो था वो तो उसमें से निकल गया, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड्स टेक ₹10,000 करोड़ कॉन्ट्रा बैट ऑन स्लीपिंग जायंट्स कोटक एंड HDFC बैंक। आप देखिए न्यूज़ कब की है, न्यूज़ है 16 मई की, न्यूज़ है 16 मई की। और आप देख सकते हैं कि रिटेलर जो है, जो पब्लिक है वो तो बेच के निकल गई, वो तो ये समझते ही ये जो है बैंक बंद हो गई, ठीक है, बैंक बंद हो गई, बैंक बंद हो गई और ये समझ के वो तो निकल गई, ठीक है, लॉस में बेच के निकल गई। ये भाई साहब बाइंग अपॉर्चुनिटी थी इसमें, ठीक है, बाइंग अपॉर्चुनिटी थी इसमें। गोल्डन रुपीज़ जो है इन्वेस्ट किए हैं इन द कोटक एंड HDFC बैंक। हम बात करते हैं ईटी मनी ने इसकी ये जो है न्यूज़ कवर की थी, ठीक है। ब्रेविंग ऑल द बियर हॉलिंग म्यूचुअल फंड स्पेंड क्लोज टू द ₹10,000 करोड़ टू बाय शेयर्स ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक एंड HDFC बैंक इन अप्रैल, ठीक है। तो इसका समझ रहे हो आप, म्यूचुअल फंड्स टूक एडवांटेज ऑफ द 9% जो पहले दिन इसका गिरा था, 9% की जो डिप आई थी, ठीक है, उसका फ़ायदा कोटक शेयर्स लास्ट मंथ टू बाय 4.65 करोड़ शेयर्स इतने इन्होंने बाई किए हैं, ठीक है। तो आप देखिए, ठीक है, ये म्यूचुअल फंड्स जिनको बोला जाता है स्मार्ट मनी, ठीक है, इन लोगों ने खरीदे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, सो इन द लास्ट 3 years शेयर्स ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक आर डाउन, ठीक है, कोटक महिंद्रा आर डाउन अबाउट 3%, वाइल दोज ऑफ HDFC बैंक हैव ग्रोन बाय मेरली 4% एज अगेंस्ट ऑफ 50% जंप सीन इन सेंसेक्स। यानी कि लास्ट 3 years में सेंसेक्स तो 50% बढ़ा है, लेकिन कोटक बैंक के शेयर्स 3% डाउन हैं। तो भाई साहब ये कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है, ये फटने के लिए इकट्ठा हो रहा है, ये समझ लो आप। ये इसमें जो थी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी इसमें खरीदने वाली, ठीक है। अब हम अगर बात करें, हमने देख लिया कि बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टेम्प्रेरी एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, जो कि बहुत जल्द सॉल्व होने वाली है। फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, रिजल्ट्स गुड आ रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट में अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो बैंक कवर अप कर लेगा, ठीक है। तो हमने इसी की एनालिसिस करके हमने इसकी कॉल दी थी, कोटक महिंद्रा बैंक की हमने एनालिसिस की थी, ठीक है, और हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में शेयर किया था, नॉन प्रीमियम ग्रुप में भी हमने इसकी एनालिसिस करके अपने ग्रुप में इसको पोस्ट कर दिया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है और हमने प्रीमियम नॉन प्रीमियम दोनों ही ग्रुप्स में अपना जो है इसमें हमने अपनी एनालिसिस शेयर की थी फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शॉर्ट टर्म। हमने बोला कि कोटक महिंद्रा बैंक एंट्री 1640 रुपीज़ पे कोई भी जो है इन्वेस्टर वो एंट्री ले सकता है। एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप प्लीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर दी हुई कोई भी जानकारी वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है, एनालिसिस के पर्पस से है, कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है। इन्वेस्टमेंट की टिप लेने के लिए या फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप जो है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ही एडवाइस लें, ठीक है। हमने एंट्री सजेस्ट की थी 1640, टारगेट दिया था 1690 का, और हमने टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 भी दिया था, टाइम पीरियड भी दिया था, जो कि हमने अपना जो है शेयर किया था इन द प्रीमियम ग्रुप, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ओनली फॉर एनालिसिस एंड एजुकेशनल पर्पस। एंजल 1 इज़ प्रोवाइडिंग 2.5 टाइम्स मार्जिन ऑन द स्क्रिप्ट, ठीक है। एंजल 1 जो है इस पे 2.5 की मार्जिन भी प्रोवाइड कर रहा था, तो हम उस मार्जिन को यूज़ करके हम इसको खरीद सकते थे, क्योंकि देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन द। आप देख सकते हैं कि ये कोटक बैंक हमारा नीचे गिरा था, ठीक है, 1640 भी दिया था लेकिन नीचे चला गया था, लेकिन इससे तो ऊपर आना ही था, हमने यहाँ पर दी थी, ये नीचे चला गया था 1551 रुपीज़ तक ये चला गया था। आज का इसने पहला टारगेट जो था 1690 का, कल की तारीख में इसने पूरा कर लिया था। ये देखिए, अगर हम बात करें 1690 तक का इसने टारगेट आराम से हिट किया था। तो आप देख सकते हैं MACD इंडिकेटर की अगर हम बात करते हैं तो आप देख लीजिए, इसने 15 मई को इसने बाइंग सिग्नल दिया था, जो कि लेवल था हमारा 1641 का। हमने यहीं पर स्टॉक की इसकी एंट्री दी थी 1641 की। MACD इंडिकेटर ने भी इसको वेरीफाई कर दिया और आराम से यहाँ से गया है 1690, और ये आगे के भी लेवल दिखा सकता है, ठीक है। ये याद रखो, ये दोबारा यहीं पर आएगा, 1800 के लेवल पर आएगा, 1800 के लेवल पर आएगा यहाँ पर, ओके। सो आप देख सकते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते रहिए, ठीक है भाई। हमारा
मार्केट में सिंपल सा एक ही रूल है कि बाय एट लो एंड सेल एट हाई। तो ऐसी अच्छी कंपनीज को उठा सकते हैं। ऐसी अच्छी कंपनी जब टेम्परेरी ट्रबल आते हैं तो ये एक सेल होती है, यह एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, इसमें हमको ख़रीदना चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए रखो। और जब वो अपने फेयर वैल्यूएशन पर आ जाए या आपको जब आपका जो निर्धारित जो आपका प्लान्ड टारगेट्स हैं जब वो हिट हो जाए तो आप उनको निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। Follow Wealth Destroyer. Follow us to learn and earn. Our first priority is learning and then the earning. Thank you very much.